हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करता हूं बेहतर ही होगी। यू आर डूइंग वेल, आई होप सो। बच्चों, आज जिस चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, बायोलॉजी का 13th चैप्टर, क्लास 12th का। और इस चैप्टर का जो सीधा सीधा रिलेशन है बच्चों, वो इकोलॉजी से है। इकोलॉजी यानी कि हम जब भी बात अपने एनवायरनमेंट के बारे में करते हैं तो जो टर्म सबसे पहले हम लोगों के सामने आती है वो इकोलॉजी है। क्या होती है ये इकोलॉजी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि क्वेश्चंस जब आप लोग करें इस चैप्टर के तो वो आसानी के साथ आप लोग करते चले जाएं, ये मेरी इच्छा है। चलिए, इकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा कि इकोलॉजी क्या होती है। बच्चों, इकोलॉजी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। This is the branch of biology, this is the branch of science which deals with the study of living and non-living components of the environment. मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चीज को समझाना चाहूँगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो चारों तरफ हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग कि जो हमारा एनवायरनमेंट है बच्चों, इस एनवायरनमेंट में हमें दो तरीके के फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं। यानी कि एक वो जो लिविंग कैटेगरी है और एक वो जो नॉन लिविंग कैटेगरी है। लेकिन ये दोनों ही कैटेगरी बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों के सामने इस बात को कहना चाहूंगा कि दोनों ही कैटेगरीज एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई हैं। लिविंग में आते हैं एनिमल्स, लिविंग में आते हैं प्लांट्स, लिविंग में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग में आती है ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, सॉइल वगैरह 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 वगैरह। और लिविंग कंपोनेंट्स को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो एक एसोसिएशन बन जाता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में, और इसी को एसोसिएशन, इसी जो क्लोज रिलेशनशिप है, इसी की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सीधी सीधी डेफिनेशन पीछे स्क्रीन पर आप लोगों को लिखी हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं इकोलॉजी सेकंड पॉइंट की, कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न with 4 levels of biological organization, that is organisms, populations, communities and biomes। यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा बच्चों। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है। एक ऑर्गेनिज्म, राइट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर के एक पॉपुलेशन बनाते हैं। सेकेंड लेवल पॉपुलेशन हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर के एक पॉपुलेशन बनाते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी हम पॉपुलेशन काउंट करने के लिए जाते हैं, सेंसस जिसे हम बोलते हैं, तो उस पॉपुलेशन में हम सपोज एक कंट्री की पॉपुलेशन हमें काउंट करनी कि एक कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन में आप क्या काउंट करते हो? कितने ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? कितने ह्यूमन बींग्स हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, वगैरह वगैरह, कितने ह्यूमन बींग। क्या उस पॉपुलेशन को काउंट करते समय उस कंट्री के डॉग्स भी काउंट किए जाते हैं? कितने कुत्ते हैं या कितनी बिल्ली है या चूहे हैं? नेवर। किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी की
पॉपुलेशन बनती है। द कलेक्शन, द ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म से बना पॉपुलेशन। अब बात करते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस को एक साथ मिला दीजिए, बन जाती है कम्युनिटी, राइट। और इस कम्युनिटी के साथ अगर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जोड़ दिया जाए तो बन जाता है इकोसिस्टम, राइट। और एक लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम कहलाता है बायोम। लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक बायोम। और लास्ट में बच्चों आता है इसके बाद बायोस्फीयर। क्या होता है ये बायोस्फीयर? बायोस्फीयर बहुत छोटी सी डेफिनेशन, जितना बड़ा बायोस्फीयर डेफिनेशन उतनी ही छोटी। वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर भी जीवन एग्जिस्ट करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये है हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डिफरेंट लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए। Organisms, population, community, ecosystem, biomes and biospheres. These are the various levels of higher level of organization. Right? I think point has been clear to all of you. चलिए बात करते हैं आगे। Organism and its environment. बच्चों, environment का मतलब ही है कि लिविंग और नॉन लिविंग का सम टोटल। अब बात को क्लियर कर लेंगे बच्चे, सभी बच्चे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट surround and potentially influence an organism, not only in its survival but also in reproduction also, क्योंकि reproduction is responsible for the coming generations, right? तो point clear हो गया। The rotation of earth around the sun and its own tilted axis causes annual variations in temperature and thereby seasons, right? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और इसी बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ। बच्चों, डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी भी हैबिटेट यानी कि रहने की जगह पर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में 4 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में परिवर्तन आता है। पॉपुलेशन चेंज कब होती है? या तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होने लगे, या बहुत सारे लोग मर जाएं, या बहुत सारे लोग बाहर चले जाएं, या बहुत सारे लोग बाहर से एक पॉपुलेशन में आ जाएं। यानी कि ये 4 कैटेगरीज हैं। नेटिलिटी, ये डिपेंड, नेटिलिटी जो टर्म है, नेटिलिटी का मतलब है बर्थ रेट। बर्थ रेट पॉपुलेशन बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है। बर्थ रेट यानी कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन का रेट बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। दूसरी बात होती है मोर्टैलिटी, डेथ। बहुत किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, ये कहलाती है मोर्टैलिटी। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बहुत सारे लोगों का किसी भी पॉपुलेशन बाहर से अंदर आना इमिग्रेशन, और अंदर से बाहर चला जाना एमिग्रेशन।
यानी कि इमिग्रेशन हमेशा ये होती है कमिंग और ये इमिग्रेशन गोइंग। तो बर्थ रेट एंड कमिंग हमेशा पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, जबकि डेथ एंड गोइंग हमेशा पॉपुलेशन को कम करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो वाइल नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज in the size and density of a population, mortality and immigration contribute to decrease in that। बच्चों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक यहां पर एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से भी इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। प्लस का मतलब इंक्रीज एंड माइनस का मतलब डिक्रीज। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इकोलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, जनरल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार आप लोगों ने रीडिंग लगाया, दोबारा उसको एक बार और रीडिंग लगाया, टॉपिक क्लियर हो जाता है, मगर एक बार पढ़ना जरूरी होता है। Living organisms cannot live in isolation and they do interact in various ways to form biological communities। देखो बच्चों, पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होती है तो कम्युनिटीज बनती हैं। हम एक कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में ऐसा नहीं है कि हम ही रहते हैं, वहां बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की भी एक कम्युनिटी है वहां पर। यहाँ बहुत सारे डॉग्स भी हैं, रेट्स भी हैं, कैट्स भी हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, दुनिया भर के एनिमल्स यहाँ पर हैं, कैटल्स भी हैं, सब कुछ है। तो ये अलग 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 पॉपुलेशंस हैं और इन सभी पॉपुलेशंस का एक साथ रहना एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करता है। अगर हम चाहें कि हम किसी एक ऐसी कॉलोनी में रहें जहाँ केवल और केवल हम ही हो, ना कोई प्लांट हो, ना कोई और एनिमल हो, तो क्या हमारा मन लगेगा कि हम सर्वाइव कर पाएंगे ऐसी जगह पर? जवाब आएगा नहीं, नेवर एवर। हमेशा ध्यान रखिए कि कम्युनिटीज हमारे सर्वाइवल में बहुत बड़ा योगदान है देती हैं। दे कंट्रीब्यूट ए लॉट। विदाउट कम्युनिटी ए पॉपुलेशन कैन नॉट सर्वाइव। दिस इज माय स्टेटमेंट, प्लीज लर्न दिस थिंग। ए सेपरेट पॉपुलेशन कैन नेवर सर्वाइव। Populations can survive when they are in a community, right? चलिए आगे बात करते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर दोज इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। यहां पर कुछ नई टर्म्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स या दो अलग अलग पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। मैंने कहा कि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, यस, तो वो किस तरीके से नहीं है, क्या क्या चीजें, वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं लेकर के आया हूं। बेनिफिशियल टू बोथ एज इन म्यूचुअलिज्म, एक टर्म आती है म्यूचुअलिज्म। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। बफेलो के ऊपर एक बर्ड बैठती है और बफेलो के सारे जितने भी इंसेक्ट्स उसके बालों के अंदर स्किन पर उसे इरिटेट कर रहे होते हैं वो सब खा जाती है, उसका पेट भर जाता है, बफेलो को रिलैक्स मिलता है, दोनों को फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म बेनिफिशियल टू वन एंड हार्मफुल टू द अदर एज इन पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। शेर अपना शिकार करता है, प्रीडेशन कहलाता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ये भी एक अलग तरह का इंटरेक्शन हुआ। बेनिफिशियल टू वन एंड न्यूट्रल टू द अदर एज इन कमेंसलिज्म, जहां में एक को फायदा हो रहा है दूसरे का ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। एंड डेट्रीमेंटल टू बोथ एज इन कंपटीशन, डेट्रीमेंटल टू वन एंड न्यूट्रल टू द अदर एज इन एमेंसलिज्म। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ये इंटरेक्शंस हैं। डिटेल में आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से इनको पढ़ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल वहां पर ले सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम क्योंकि हमारे पास नहीं है, लिमिटेड टाइमिंग में हम अपना ये काम कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल में जाने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड एमेंसलिज्म, ये कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो कि मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किए, इनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है, जिसमें प्लस का मतलब है फायदा, माइनस का मतलब है नुकसान एंड जीरो का मतलब है न्यूट्रल, नो बेनिफिट एंड नो लॉस।
Plus indicates benefit, minus indicates negative effect, detrimental, and zero indicates neutral or no effect on the species. चलिए बात करते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें हमने करी, थोड़ा सा आइडिया इस चैप्टर के बारे में हमें मिला। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, ये सब बातें आप लोगों ने आज हमारे साथ बैठ करके डिस्कस की। आई होप कि बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर के, एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर लिम्स। ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है कि एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर लिम्स। ठंडे स्थानों पर रहने वाले एनिमल्स के जो हाथ पैर यानी कि लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। दिस इज कॉल्ड, यहां पर 4 रूल आप लोगों के सामने दिए हैं, 4 ऑप्शन है। एलेंस रूल, जोहानसन्स रूल, आर्बर्स रूल एंड नीचे रूल। विच आंसर इज परफेक्ट? तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, एलेंस रूल, ये आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर लिम्स एंड दिस इज एलेंस रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सामने। Which of the following is not the example of prey-predator relationship? शिकारी और शिकार, प्रे-प्रीडेटर रिलेशन, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है। टाइगर ईटिंग ए डियर, नेपेंथीज प्लांट ट्रैपिंग एन इंसेक्ट, बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रोकोडाइल किलिंग ए मैन। आंसर सभी को पता है, सी इज द राइट आंसर। Now come to the next question, assertion and reasoning question. Assertion and reasoning question में बच्चों आप लोगों को मैं यहां जानकारी देना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट होता है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन। अगर एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन है, दोनों परफेक्टली करेक्ट है तो ए ऑप्शन आप चुनेंगे। अगर रीजन में एक्सप्लेनेशन परफेक्ट नहीं है तो आप बी ऑप्शन चुनेंगे, और अगर असर्शन ठीक है लेकिन रीजन फॉल्स है तो सी चुनेंगे, और दोनों ही फॉल्स है तो उस कंडीशन में आप डी ऑप्शन चुनेंगे। यहां इस क्वेश्चन में फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो इन अबंडेंस इन द प्रोफंडल जोन ऑफ लेक, ये स्टेटमेंट है। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं आप लोगों को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो पानी में ही पाए जाते हैं, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हमने व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेंशन एनी 2 एग्जांपल वेयर द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड इन एग्रीकल्चर। थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी हमें देने हैं कुछ ऐसे कि
एग्रीकल्चर में कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होने चाहिए। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों को बराबर फायदा हो रहा है, दोनों तरफ पॉजिटिव। इट इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच both are benefited and the relationship is obligatory in nature. Example, lichen is a mutualistic relationship between algae and fungi. बच्चों, एक एग्जाम्पल यहां पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन एक ऐसी कैटेगरी है प्लांट की जिसमें एल्गल और फंगल दोनों ही तरह के कंपोनेंट इस कदर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट देम सेपरेटली कि दिस इज द एल्गी एंड दिस इज फंगस। यहां पर दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहां पर एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंगस को फूड प्रोवाइड कराती है, जबकि फंगस कंपोनेंट्स एल्गी को प्रोटेक्शन शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो एक एग्जांपल लाइकेन का हो जाता है जो कि जिसमें आप लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर में ही बहुत कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। माइकोराइजा इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल इनहैबिटिंग फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। माइकोराइजा एक अनदर एग्जांपल है। यहां पर सॉइल के अंदर जो रूट्स पाई जाती है हायर प्लांट्स की, उस पर कुछ फंजाई एसोसिएट हो जाती है और पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स आर अदर एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। Pseudo copulation occurs in the orchid Ophrys speculum. In this phenomenon, the pollinator insect tries to copulate with the flower. These flowers mimic the female. तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के सामने केवल दो एग्जाम्पल देने या दो से ज्यादा एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के आंसर में दिए गए। आप केवल दो, एक लाइकेन का और एक माइकोराइजा का, ये दो एग्जाम्पल्स आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। राइट, लाइकेन में एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स का एसोसिएशन दिखाएंगे, जबकि माइकोराइजा में आप हायर प्लांट्स की रूट्स पर फंजाई का एसोसिएशन शो करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, फिश इन ए लेक। किसी झील में मछलियों की संख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिश कॉट पर ट्रैप, एक बार जाल डालने पर जो कितनी मछलियां पकड़ में आती है, इससे अंदाजा लग जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी का कि किसी भी लेक में कितनी मछलियां हैं। टाइगर सेंसस इन ए नेशनल पार्क। टाइगर की संख्या किसी भी नेशनल पार्क में काउंट की जा सकती है पर यूनिट एरिया में टाइगर की संख्या मालूम करके। एंड थर्ड इज सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री विद लार्ज कैनोपी। एक बरगद का पेड़ जिसकी बहुत बड़ा, जिसका शेड हो, कैनोपी हो। कैनोपी कहते हैं कि कितना बड़ा एरिया उसने कवर किया हुआ है। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है बायोमास के द्वारा, किसी भी यूनिट एरिया के अंदर उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करके। राइट, जितना बायोमास वहां पर मिलेगा उसी के आधार पर उसकी कैनोपी का अंदाजा लगाया जा सकता है। राइट, आई थिंक पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, जिसका जिक्र अभी शायद पहले भी आया था। ऑर्किड फ्लावर ऑफिस को evolved to maintain resemblance of its petal to female bee. Explain how and why does it do so? Ophrys employs sexual deceit. Number 1, one petal bears uncanny resemblance to female of the bee. Number 2, male bee is attracted to what it perceives as a female pseudocopulates, during which pollen dusted on male bee's body. Number 3, male bee transfers pollen to another flower when the same bee pseudocopulates with another flower. Ophrys does so because pollination success will be reduced unless it co-evolves with female bee. बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है वो है स्यूडो कॉप्यूलेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से इन चारों पॉइंट्स को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहली बात, वन
पेटल का रिजेम्बलेंस या फीमेल बी के साथ शो किया गया है कि एक पेटल फीमेल बी की तरह एक रिजेम्बलेंस देता है। यहीं पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाई देता है कि वन पेटल बेयर्स अनकैरी रिजेम्बलेंस टू फीमेल बी। नंबर 2, मेल बी इज अट्रैक्टेड, उसको समझ के कि ये एक पेटल को फीमेल बी समझ के मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल स्यूडो, इसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो मीन्स फॉल्स, कॉपुलेशन मीटिंग। तो फीमेल स्यूडो कॉपुलेट ड्यूरिंग विच पॉलन डस्टेड ऑन मेल बीज बॉडी, और वो पॉलन का जो डस्ट है वो मेल बी की बॉडी के साथ चिपक जाता है। अब मेल बी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा, उस पॉलन डस्ट को उस फ्लावर पर छिड़क देगा, सर्टेनली पॉलिनेशन होगा, और ये पॉलिनेशन वेयर द सेम बी स्यूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर। So ophorus does so because pollination success will be reduced unless it co-evolve with female bee. I think point आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस इज अ नाइस चैप्टर, क्वेश्चंस वर वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार या दो बार एनसीईआरटी से जरूर इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद मैक्स मार्क्स के सारे क्वेश्चन अगर एक बार भी आप लोगों ने कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा अंदाजा भी है। और लगातार हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए। क्वेश्चंस की अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रही हैं तो आप लगातार हमें लिखते रहिए बच्चों, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।